नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा और साइंस के अंतर्गत मैंने आपको इसके पहले वाले सारे वीडियो में आपकी कक्षा 10 की रसायन विज्ञान साथ ही बायोलॉजी को मैंने लगभग यहाँ पे खत्म कर दिया और बायो का आपका यहाँ पे केवल लास्ट चैप्टर बचा है जो कि है आपका अनुवांशिकता हेरिडिटी। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकता जो कि आपके बायो का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद क्या होगा कि आपका रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का जो पोर्शन है आपके सिलेबस का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये अनुवांशिकता का पार्ट 1 लेकर के आए हैं आपके लिए और इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसके बाद क्या होगा आपका ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आपके एग्जाम में बनने वाले सारे क्वेश्चंस लगभग यहीं से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, आप वहां पे कर लेंगे और बाकी बचा हुआ कुछ पोर्शन है जैसे में आपको कुछ क्वेश्चंस कराया जाएगा जिससे आपकी पूरी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आज हम यहाँ पे अनुवांशिकता की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें कुछ लिमिटेड चीजें हैं, केवल आप उनको पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो कि फिक्स होते हैं कि ये हर साल लगभग एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए हम उस पे डिस्कस करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या ऐसा है जो आपको पढ़ना है और वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। आइए देखिए इस चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, पाठ्यक्रम, मतलब कि इसमें आपको क्या-क्या मेनली जो पढ़ना है उस चीज को मैं लेकर के आया हूँ। आपको ये फिगर में जो दिख रहे होंगे इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि इनका फिगर यहाँ पे या फिर कह सकते हैं कि इसका फोटो यहाँ पे, इनका जो फोटो है यहाँ पे क्यों लगा गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें सीधा सीधा आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो उसी को मैंने यहाँ पे मेन फॉर्म में ले लिया है। बाकी बचे हुए जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम इसी में कवर करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आपको पहले यहाँ पे क्या दिख रहा, पहला आपका जो टॉपिक यहाँ पे दिख रहा वो है कि लक्षणों की वंशागति, कह सकते हैं कि क्या लिखा है आपका, एक मिनट रुक जाइएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, पहला है टॉपिक आपका कि लक्षणों की वंशागति में क्या मेंडल का क्या योगदान है। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि मेंडल कौन थे और उन्होंने हमारे अंदर, जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर किसी भी प्रकार का लक्षण अगर हमारे पेरेंट्स के अंदर होता है तो वैसा ही कुछ लक्षण हमारी बॉडी के अंदर दिखता हुआ हमें पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स का जो हेयर है अगर वो ब्राउन कलर का है या फिर कह सकते हैं जो अगर वो भूरा कलर का है तो आपके अंदर भी वो देखने को मिलता है। अगर उनकी आंखें किसी मान लीजिए ब्लैक कलर की होगी या फिर ब्लू कलर की ऐसी कुछ आंखें हैं तो वैसा आपके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वंशागति लक्षण या फिर कह सकते हैं कि वो जो लक्षण होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में मेंडल ने बताया कि ऐसा क्यों होता है और उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो इसीलिए यहाँ पे हम इनको कहते हैं, ये क्या है, ये अनुवांशिकता के जनक है। उस चीज को अभी हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला आपका टॉपिक हो जाएगा लक्षणों की वंशागति कि मेंडल का योगदान क्या रहा है। दूसरा जो आपका टॉपिक होगा, सीधा सीधा क्वेश्चंस बनता है आपका हर एग्जाम, मतलब हर साल एग्जाम में बनेगा कि मेंडल के एक संकरण का प्रयोग बताइए या फिर कह सकते हैं मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि ये होता क्या है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि मेंडल के लॉ कौन कौन से हैं, मेंडल के नियम क्या क्या है। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि मेंडल के नियम को बताओ या फिर मेंडल ने लिंग के निर्धारण को किस प्रकार से बताया। तो ये सारे टॉपिक्स जो है 5, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा भी जहां से क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को अभी यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं क्या है इस चैप्टर में। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला जो मैं यहाँ पे पहले वर्ड्स को पढ़ूंगा उसको डिफाइन करूंगा, फिर आप यहाँ पे जो लिखी हुई चीजें हैं आप उसको क्या करिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट जस्ट आप होल्ड हो जाइए। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला अनुवांशिकता मतलब कि हेरिडिटी। तो अनुवांशिकता होती क्या है पहले आप ये समझिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं, कई सारे ऐसे सिग्निफिकेंस होते हैं
जो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे पेरेंट्स के अंदर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर, या फिर कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं वैसा ही कुछ लक्षण हमारी बॉडी में भी होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके जो पेरेंट्स है उनका कान कुछ अलग टाइप का है, तो सेम आपके अंदर भी ऐसा होता है। आपके अंदर वो होता जरूर है, कभी कभी क्या होता है हमें वो दिखता है, कभी कभी वो हमारे अंदर नहीं दिखता है, बट होता जरूर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे माता पिता या फिर कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स के जो लक्षण है उसका हमारे अंदर स्थानांतरित हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, हमारे अंदर आ जाना, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता का मतलब ये होता है कि हमारे पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं वो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से आ जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे लिखा हुआ जो हेडिंग दिख रहा होगा वो क्या है आपका, मैं उसको एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहा, देखिएगा ध्यान से। आपका ये आपका पहली हेडिंग क्या हो गया, अनुवांशिकता मतलब कि हेरिडिटी। होता क्या है, आइए देखिए यहाँ पे बोल रहा कि यह वह प्रक्रिया है, मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, लक्षण माता पिता से कहाँ जाते हैं, संतान के अंदर स्थानांतरित होते हैं। मैंने अभी जो बताया कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या हो, हमारे जो पेरेंट्स की कह सकते हैं कि जो लक्षण होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, तो इसी को हम कहते हैं क्या है, ये है आपका अनुवांशिकता। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई है, इसी को अनुवांशिकता का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कह सकते हैं कि अभी जो संतान, मान लीजिए कि आपकी कोई संतान है और उसके बाद आपकी संतान से जो संतान हो, तो ऐसे ही उसी को हम कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ये क्या होता है, समानता एक दूसरे में बनी होती है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स है, तो आपके पेरेंट्स के जो लक्षण है वो आपकी बॉडी में आएंगे, और इसके बाद जब आपके भी जब बच्चे होंगे, मतलब आप पेरेंट्स के फॉर्म में बन जाएंगे, आप पेरेंट्स बन जाएंगे, तो आपके जो लक्षण होंगे वो आपके बच्चों के अंदर या फिर आपके संतान के अंदर हो जाएंगे। तो इसी को कह रहा पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो समानता है या फिर कह सकते हैं ये जो लक्षण है एक दूसरे में बने रहते हैं। अगला जो आपको यहाँ पे दूसरा जो पढ़ना है वो क्या है आपका, वो है विभिन्नताएं या फिर कह सकते हैं वेरिएशन। अब क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूं, इसके बाद ध्यान से आप लोग देखिएगा। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं का मतलब ये होता है कि जैसे इस अर्थ पे जितने भी जीव पाए जाते हैं क्या सारे एक ही जैसे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी जीव हैं उनकी कुछ न कुछ बनावट में क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। जैसे किसी की आंख मान लीजिए ब्लैक कलर की हो गई, किसी की आंख भूरी कलर की हो गई, किसी का ये जो कान है वो इस तरीके से फैला हुआ है, किसी का कान यहाँ पे थोड़ा सा चिपका हुआ है, किसी की नाक पूरी लंबी है, किसी की छोटी है, किसी की कह सकते हैं कि किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है। तो ये हम देख रहे हैं कि जीवों के अंदर क्या हो रहा, वो जीव सारे एक जैसे नहीं है, सबके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, या फिर कह सकते हैं कि सारे क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। आइए उस चीज को यहाँ पे हम देखते हैं कि विभिन्नताएं होती क्या है। बोल रहा कि यह एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच लक्षणों या विशेषताओं में मतभेद है। मतभेद का मतलब अलग अलग, और यह अनुवांशिक, बताता हूं, अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है। जैसे कि किसी भी पेरेंट्स के अंदर के जो जीन होते हैं, वो जीन अभी बताऊंगा कि जीन क्या होता है, जो कि डीएनए के अंदर पाया जाता है, तो वो क्या होता है पेरेंट्स के बाद बच्चे के अंदर जाता है, तो उन दोनों लोगों का लक्षण मिलता रहेगा। तो लेकिन क्या होता है कि इस अर्थ पे बहुत सारे जीव हैं, तो सबके पेरेंट्स के जीन तो एक ही जैसे नहीं होंगे। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि विभिन्नताएं क्या होती है। अगला है कि अनुवांशिकी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं कि जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है, जिस प्रकार से आपको पता है कि भौतिक विज्ञान आपका जो होता है, जिस प्रकार से पहले आप विज्ञान को समझिए, विज्ञान के अंदर कई सारी विज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसी तरीके से आपका
जीव विज्ञान और भी बहुत सारे हैं। अब उसी प्रकार से अनुवांशिकी के अंदर क्या है कि या फिर कह सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर या फिर जीव विज्ञान के अंदर एक ऐसी शाखा पाई जाती है जिसको हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीन के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से पेरेंट्स के लक्षण बच्चों या फिर कह सकते हैं संतान के अंदर जाती है। तो वो जीव विज्ञान की जो शाखा है इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई है। तो क्या बोला कि यह जीव विज्ञान की वह शाखा है, मतलब जेनेटिक्स, जो अनुवांशिकता और विभिन्नताएं के अध्ययन में संबंधित है। मतलब हमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ना होता है और वेरिएशन के बारे में पढ़ना होता है। यह अध्ययन करता है कि लक्षण कैसे और क्यों माता पिता के संतानों में स्थानांतरित होते हैं और उनमें कैसे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। और जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, मतलब कि ये बायोलॉजी की एक प्रकार की शाखा है। जैसे हम बायो के अंदर क्या कर रहे हैं, एक एक सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वैसे ही अनुवांशिकी क्या होती है, एक प्रकार की बायोलॉजी की शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये जो 3 हेडिंग है, उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो पहला, अनुवांशिकता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत क्या होगा, माता पिता या कह सकते हैं जो पेरेंट्स के लक्षण होंगे वो संतानों के अंदर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। दूसरा क्या है, विभिन्नताएं, मतलब वेरिएशन, इस अर्थ पे जितने भी एक ही प्रजाति के व्यक्ति या फिर कह सकते हैं लोग हैं, सबके अंदर क्या होता है, सबकी अलग अलग बनावट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। क्योंकि सबके अंदर का जो जीन है, जो अनुवांशिकी पदार्थ है, वो बिल्कुल अलग अलग है। अनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक प्रकार की बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकता और फिर विभिन्नताएं को पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। दूसरा, तो याद रखिएगा कि अनुवांशिकता की डेफिनेशन हमसे पूछती है कि अनुवांशिकता क्या है, या फिर वेरिएशन या फिर कह सकते हैं विभिन्नताओं की भी हमें यहाँ पे डेफिनेशन पूछती है। तो हमें याद रखना है कि ये होता क्या है। अब यहाँ पे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, हमें यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ना होता है। ये हमारे, जिस प्रकार से आपको पता है कि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम अलग अलग राजा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस के अंदर बहुत कम ही लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पूरे बायो के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे बोला कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में। तो वो चीजें आप यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे बोल रहा कि इनकी मृत्यु कब हो गई, 1884 में। क्या बोला कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई और वहां क्या किए, वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय पर गए। याद रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था वो एक देश पड़ता है क्या, यूरोप का, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया। और इसकी जो राजधानी है वो है आपका वियना। पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल किस देश के थे, तो वो था आपका ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है आपका वियना। तो याद रखिएगा, जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट में हिस्ट्री के पढ़ा होगा, जो आप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे तो आपने वहां पे वियना की संधि 1815 में पढ़ी थी। वही वाला वियना यहाँ पे भी है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। वही चीज है कि यहाँ पे ये विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में ये क्या हुआ, फेल हो गए थे, असफल हो गए। और हुआ क्या, फेल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने अंदर की जो क्षमता थी उसको दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और बाद में इन्होंने वैज्ञानिक की खोजों को कोई भी इनको रोक नहीं सका, और ये क्या किए, अपने वैज्ञानिक मतलब विज्ञान और गणित का उपयोग करके कई सारी रिसर्च की। और उसी के अंदर एक रिसर्च थी अनुवांशिकता की खोज, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, बताया कि किस प्रकार से एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मतलब पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं वो संतानों के अंदर क्यों दिखते हैं, उस चीज के बारे में इन्होंने बताया। इनके पहले भी कई ऐसे सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज के बारे में अध्ययन करना चाहा तो जरूर किया भी, बट उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिली। तो ये
ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। और इन्होंने जो अपनी अनुवांशिकता की खोज की थी वो एक मटर के पौधों पे की थी, तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको पिछले एग्जाम्स में पूछे जाए, मगर मतलब आप उनके जब पेपर को उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे पूछे गए हैं। तो मटर का यहाँ पे हो गया कि किस पौधों में किया, तो मटर का कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रिया के, वियना के, ये सारी चीजें। और क्या है, ये बोला कि यह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा था। इनकी एक बुक थी, उसी के अंदर, बुक का भी आपको आगे हम नाम बताएंगे। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अनुवांशिकता का जनक। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिकता का जनक कौन है, तो उसको हम कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, तो वो दिए थे बार्टसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने। तो इन्होंने जो अनुवांशिकता के बारे में बताया वो 1866 में बताया था, मतलब 1866 में। और बार्टसन ने क्या किया था, 1905 में अनुवांशिकता नाम दिया था। तो आइए इस चीज को हम यहाँ पे आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे नोट करके मैंने जो चीजें बताई वही यहाँ पे लिखी गई है कि अनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में बताया, जबकि अनुवांशिकी शब्द को बैटसन ने 1905 में बताया। दोनों क्वेश्चंस बने हुए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में कि अनुवांशिकी, या फिर कह सकते हैं हाँ, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया, बार्टसन। दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे एक चीज पूछा है, क्या मेंडल का जन्म किस देश में हुआ, और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा कि 2024 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, अब हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप क्या कीजिएगा, इस चीज को समझ जाएंगे कैसे। यहाँ पे मैं आपको लक्षण के बारे में बताता हूं। लक्षण, जिसको हम लोग ट्रेट कहते हैं। अब सबसे पहले समझ लीजिए लक्षण होते क्या। लक्षण का मतलब, अगर मेरे पेरेंट्स के अंदर कोई क्वालिटी है तो उस क्वालिटी का हमारे अंदर दिखना, यानी कि उस क्वालिटी अगर हमारे अंदर दिख रही तो इसी क्वालिटी को हम कहेंगे लक्षण। अब जो लक्षण होता है वो आपका दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा, एक होता है वंशानुगत लक्षण, और दूसरा आपका होता है कौन सा, उपार्जित लक्षण। तो वंशागत लक्षण क्या होता है, जैसा कि मैं पहले यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। वंशागत लक्षण, और यहाँ पे एक होता है आपका कौन सा, उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण होता क्या है पहले समझ लीजिए, फिर जो लिखा गया आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि जब जनन या प्रजनन की प्रोसेस होती है, तो उसमें मेल का एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल का जो होता है ओवम। ये भी सेम सेल हुआ, और दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता होगा कि डीएनए पाया जाता है, और उसके अंदर भी क्या, जीन पाया जाता है। उसको मैं अभी आगे आपको क्लियर करूंगा। तो जब ये न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, एक नए सिंगल सेल का निर्माण होता है, मतलब कि जाइगोट बनता है। उससे फिर बाद में क्या, एक बेबी बन जाता है। तो उससे क्या होगा कि पेरेंट्स और मतलब कि जो मेल और फीमेल का जो लक्षण है वो क्या करता है, बच्चे के अंदर आ जाता है। तो ये जो लक्षण हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागत लक्षण। मतलब ये हमें कहां से प्राप्त होगा, अपने पेरेंट्स के माध्यम से। इसके ये हमें डीएनए के थ्रू मिला होता है, और ये क्या करता है, जैसे हमारे पेरेंट्स के लक्षण हमारे अंदर मिले तो हमारे लक्षण हमारी संतानों के अंदर मिलेंगे। तो इसको हम कहेंगे वंशागत लक्षण, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अगला है उपार्जित लक्षण। ये ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हमें वंशागत नहीं होते, मतलब हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिले होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पेरेंट्स क्या हो, मान लीजिए मेरे जो फादर है उन्होंने क्या किया, अपने जैसे मान लीजिए किसी के फादर है, उन्होंने अपने बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी टैटू नहीं बनवाया है, लेकिन उनका जो बच्चा होगा अगर वो अपनी बॉडी पे क्या करता है, टैटू बनवा लेता है, तो
वो टैटू जो है वो उसकी आने वाली संतान के ऊपर नहीं बनेगा। मतलब ये जो लक्षण होता है ये हम बाद में खुद से करते हैं। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स काफी ज्यादा पतले हैं और उनके जो बच्चे हैं वो काफी हेल्दी हो जाए, तो वो जो हेल्दी पना है वो लक्षण नहीं है, वो पेरेंट्स के लक्षण नहीं आए, वो बाद में हुआ। और वो क्या होगा, वो उसकी आने वाली संतान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि उसके जीन से उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो लक्षण होता है इसको हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। ये जन्म के बाद होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका उपार्जित लक्षण। तो यहाँ पे वही आपको मैंने लिखा है यहाँ पे इसको बोलते हैं वंशागत लक्षण और इसको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण, दोनों एक ही नाम है। होता क्या है ये इस चीज को देखते हैं। क्या बोल रहा कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से कहा जाए संतानों में जाए, मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया। और क्या बोला, यह कहाँ कब होता है, प्रजनन के दौरान माता पिता से हमें मिलता है। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो उनके डीएनए क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मतलब मिल जाते हैं और वो बच्चों के अंदर चले जाते हैं। तो वही है कि ये कहाँ हमें माता पिता से विरासत में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद होता है। इन लक्षणों को हम क्या करेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये क्या होते हैं, ट्रांसफर हो सकते क्या होते हैं। और क्या बोला इसके लिए, जैसे त्वचा का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया, नाक का आकार हो गया, रक्त समूह हो गया मतलब ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें। और उपार्जित लक्षण क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। आपका बोला कि ये लक्षण जन्म के बाद आते हैं, टैटू तो बाद में बनवाया गया, ये अगली पीढ़ी में संक्रमित नहीं होते, मतलब ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। और उदाहरण में क्या है, कान या नाक छिदवाना, वजन बढ़ जाना, ज्ञान प्राप्त करना, ड्राइविंग स्किल्स जो होता है, ये सारी चीजें, ये लक्षण अनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते हैं। मतलब कि इसमें जीन का या डीएनए का किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं होता है, मतलब इसमें जीन का कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें हमें बाद में कराए, हमने बाद में इसको गेन किया है, इसीलिए ऐसा होता है। आगे क्या है, मैंने यहाँ पे आपको लक्षण के बारे में, वंशागत और उपार्जित लक्षणों के बारे में बता दिया। आपको एग्जाम में क्या पूछता है कि वंशागत लक्षण और उपार्जित लक्षणों के बीच अंतर बताइए। तो याद रखिएगा, वो आपको याद रखना है। मैं जो भी स्लाइड लेके आऊं सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सारे आंसर को याद रखिएगा। पहले मैं आपको समझा दे रहा, इसके बाद आप उस आंसर को देख करके नोट कर सकते हैं। क्या बोल रहा कि लक्षणों की वंशागति में मेंडल का क्या योगदान था, आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ देता है कि लक्षणों की वंशागति में मेंडल के योगदान का वर्णन कीजिए या चर्चा कीजिए। तो होता क्या है, सबसे पहले मेंडल जी करते क्या है, इन्होंने कई बार क्या किया, लक्षणों को पता करने के लिए कई बार एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इनसे स्टार्टिंग में नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, मटर के पौधों को लिया और क्या किया, उसको एक एक करके उन्होंने उसको उगाना शुरू किया। और उगाने के बाद देखा, एक साल के बाद दूसरा पौधा लगाते थे, वो भी बढ़ जाता था। और उनके अंदर देखे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, और उन चेंजेस के बारे में किसने बताया, तो वो मेंडल जी ने बताया था। तो वही चीजें यहाँ पे मैं एक एक करके पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको मैं सारी चीजें समझा देता हूँ। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट चीज, क्या मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पाइसम सटाइवम। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपका PYQ है, इसीलिए ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि MCQ हम कहाँ से पढ़े, आप जो नोट्स पढ़ते हो MCQ केवल उसी से बनते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप MCQ को अपने आप ही कर जाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप इसमें पढ़े होंगे कि मटर का वैज्ञानिक नाम, तो आप पाइसम सटाइवम पे आंसर टिक कर सकते हो। दूसरा है कि मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले क्या किए, मटर के पौधों को लिया जिसके अंदर क्या थे, लंबे पौधे थे, बौने पौधे थे, ये सारी चीजें। क्या बोल रहा कि उन्होंने किस पौधे को लिया, क्वेश्चन है ये आपका। तो मटर के पौधे को, अब मटर के ही पौधे को क्यों लिया, क्योंकि मटर के पौधे के अंदर कई प्रकार का लक्षण हमें दिखाई देता है। जैसे कुछ मटर के पौधे बड़े होंगे, तो कुछ मटर के पौधे बौने होते हैं, मतलब लंबे और बौने होंगे। कुछ जो उसके बीज होंगे वो गोल होंगे, तो कुछ झुर्रीदार होंगे।
कभी आप देखे होंगे कि मटर के फूल कैसे नीले होते हैं तो कभी कभी सफेद होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इसके अंदर मेल और फीमेल मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर हम स्वपरागण की क्रिया भी करा सकते हैं, साथ ही साथ पर परागण की भी क्रिया करा सकते हैं। तो मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के दाने को लिए जिसके अंदर कई सारे लक्षण थे, जैसे कि लंबा होना, बौना होना, उसकी जो बीज थे उसका गोल होना या फिर झुर्रीदार होना, उसकी फूलों के अंदर अलग अलग प्रकार के परिवर्तन, ये सारी चीजें। तो वही यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आपको यहाँ पे क्या है लिखा गया है। तीसरा पॉइंट, मेंडल ने अपने प्रयोग में लगभग 29,000 मटर के प्रयोग पर अध्ययन किया और ये कितने सालों तक चला, ये चला आपका 8 वर्षों तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लक्षणों की वंशागति को प्राप्त करने के लिए मेंडल ने कितनी हेल्प की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी का पिता, या फिर कह सकते हैं जनक। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा क्या है, उन्होंने मटर के 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। 7 जैसे 7 क्यों लक्षण बोल रहा है, लंबा पौधा, बौना पौधा, गोल मटर, झुर्रीदार मटर, उसके फूलों का अलग कलर, इसके अलावा ये एक वर्ष के मतलब ये पौधा 1 वर्ष में पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अगर ये मटर की जगह कोई और लेते तो उनके अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कराने के बाद क्या होगा, जो जीव बनेगा वो काफी दिनों के बाद बनेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक ऐसा पौधा लिया जो जिसके कई सारे लक्षण हो और वो कम ही दिनों में तैयार हो जाए, तो इसीलिए इसको इन्होंने लिया। आगे क्या बोला, यह समय काल कब का था, 1857 से लेकर के 1865 तक, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, कठिन श्रम किया और ये सारे इनको योगदान है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्या, मैगजीन ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, कब, 1866 में। ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 1866, और इन्होंने इसके बारे में कब बताया, किसके बारे में, अनुवांशिकता के बारे में 1866। और इस बुक कह सकते हैं कि अनुवांशिकता शब्द किसने दिया, तो उसका नाम था वाटसन। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे क्या है, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि मेंडल ने क्या किया, मटर के दाने का ही उपयोग क्यों किया। तो बोला कि ये कैसा होता है, वार्षिक पौधा होता है, मतलब 1 साल में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इसका जीवन चक्र क्या होता है, छोटा होता है। और क्या बोला, कुछ समय बाद अनेक पीढ़ियों के मतलब 3-4 साल में आप देखेंगे कि इसकी 3-4 पीढ़ी होंगी, जिससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करना, उनके लक्षणों को जानना क्या होगा, इजी होगा। और क्या बोला दूसरा पॉइंट, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी क्या मतलब, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों पाए जाए, मतलब कि नर और मादा का एक ही पुष्प में होना। तो यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरा क्या है, इसमें पौधे में अनेक तुलनात्मक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कोई छोटा हुआ, कोई बड़ा हुआ, कोई गोल हुआ मटर का दाना, तो कोई कैसा हो गया, कोई आपका झुर्रीदार हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। और क्या यहाँ पे बोल रहा कि इनमें क्या होता है, कृत्रिम रूप से हम पर परागण की भी क्रिया करवा सकते हैं। जैसे ये उभयलिंगी होगा तो इस पे क्या करेंगे, जैसे मेल वाला पार्ट डाल देंगे तो इसके फीमेल के साथ वो रिएक्शन करके, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके अपना पर परागण की भी क्रिया करा सकता है। तो ये क्यों चुना था आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी क्या देता हूँ, डीएनए, जीन और फिर गुणसूत्र के बारे में, जिसके बाद फिर क्या करेंगे, हम मेंडल के एक संकरण जो प्रयोग था उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आज उतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद आपका कल दोबारा इसका दूसरा वीडियो होगा। क्या है, डीएनए हमें पढ़ना है, जीन पढ़ना है, गुणसूत्र पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो आप क्लास 9th में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब एक क्या पाई जाती है, हमारी कोशिका, यानी कि सेल पाया जाता है, कोशिका पाई जाती है, तो आपको पता है कि कोशिका के अंदर यहाँ पे बीच में क्या होता है, आपका केंद्रक होता है, आपका यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो आप यहाँ पे ये जानते होंगे कि इसके कोशिका के अंदर आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे केंद्रक, यानी कि
कोशिका के अंदर आपका केंद्रक मिलेगा। अब केंद्रक के अंदर जब भी आप मान लीजिए किसी भी चीज का, जैसे मैं बता रहा कि अगर कोई सेल आपके पास है और सेल के अंदर जब आप देखोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और केंद्रक के अंदर आप जब देखोगे तो क्या होता है, धागे जैसी कुछ संरचनाएं होती है। क्या, धागे जैसी कुछ संरचनाएं होती है जो किस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे वो उसका कोई भी शेप नहीं होता है, वो इस प्रकार से कुछ घूमी हुई होती है, कुछ ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं, ये है आपका क्रोमैटिन, जो कि पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैला होता है। मतलब क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन एक प्रकार की धागे जैसी संरचना है जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है। तो वही मैंने यहाँ पे क्रोमैटिन लिखा है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि पहला क्या, कोशिका होता है, कोशिका के अंदर हमारा केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, हमारा क्रोमैटिन पाया जाता है। इसके बाद आपने क्या सुना होगा, आपने सुना होगा कि जब कोशिकाएं हमारी विभाजित होती हैं, यानी कि जब आपका सेल डिवीजन होता है, तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, यहाँ पे जब आपका क्या होगा, कोशिका विभाजन, जब आपका ये कोशिका विभाजन होगा, तो विभाजन के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा यहाँ पे धागे नुमा संरचना पूरी तरीके से कह सकते हैं कि रेशेदार तरीके से पूरी फैली हुई थी। ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से कॉइल के फॉर्म में, जैसे आपने यहाँ पे कॉइल देखा होगा, कुछ इस तरीके से ये कोशिका विभाजन के बाद हो जाती हैं। और जब ये दबती है, यानी कि जिस बहुत बड़ी जब संरचना बना लेंगी, तो यही क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका बन जाता है। ये आपने देखा होगा कि आपने ऊन देखा होगा, ऊन जिसे कपड़ा बुनते हैं, होता क्या है कि जब आप ऊन स्टार्टिंग में लेते हो तो पूरी तरीके से बिखरा होता है, उसको हम बोलेंगे ये है आपका क्रोमैटिन। और जब क्या होगा, जब उनको हम पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्थित करते हैं और इस तरीके से हम बना लेते हैं गांठ की तरह, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका पूरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है, ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ इसका इस प्रकार से कॉम्पैक्ट सेल के फॉर्म में बन जाता है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से ये विभाजित हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम। अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमैटिन। जब कोशिका विभाजित हुई तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना में बन गया, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। तो दूसरी चीज, अब डीएनए क्या होता है, तो आइए हम यहाँ पे डीएनए को देखते हैं। अब आपने डीएनए के बारे में जाना होगा कि डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड कुछ रेशेदार संरचना होती है। कैसे, कुछ इस तरीके से। आपने 9th में कुछ इस तरीके से आपने क्या था, आपने यहाँ पे पढ़ा था। ये गलत बन गया, मैं इसको बढ़िया से बना के दिखा रहा आपको। देखिए कैसे बनता है। और कुछ ये इसी प्रकार से बनता हुआ चला जाता है। तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि ये क्या है आपका, ये डीएनए है, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपकी संरचनाएं बनी होती है। तो आपको क्या, डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन को जब हम पूरी तरीके से फैला देते हैं खींच करके, तो आपको एक यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड एक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम लोग डीएनए नाम देते हैं। और एक चीज याद रखना, ये लगभग 2.2 मीटर इतना लंबा होता है। तो डीएनए क्या, क्रोमैटिन क्या है, यहाँ पे आपको क्रोमैटिन समझ में आ। इसके बाद इसका जब कोशिका विभाजन हुआ तो आपका गुणसूत्र बना, और गुणसूत्र के बाद फिर क्या हुआ, मैंने बताया कि क्रोमैटिन को जब हम फैलाते हैं तो ये आपका डीएनए बन जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लियो एसिड। यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से यहाँ पे डीएनए आपका बना है। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा, यही चीजें यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे लिखा था उसी चीज को। तो अब क्या होता है, अब दूसरी चीज की जीन क्या होता है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये हमारा डीएनए है, तो डीएनए के अंदर ये जो एक खंड है, आपको यहाँ पे एक ये वाला पूरा पार्ट दिख रहा होगा, यही क्या है, यही है आपका जीन। इसी को हम क्या कहते हैं, यहां से यहां तक को जीन कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको यहां से लेकर के यहां तक एक जो ये खंड दिख रहा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ये है आपका जीन। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं ये है आपका जीन। तो एग्जाम में पूछा गया है कि जीन क्या है,
आपको ऑप्शन में दे दिया है कि डीएनए का कह सकते हैं कि खंडात्मक भाग क्या होता है, जीन होता है, और यही जीन क्या होता है, जब मेल और फीमेल का एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो वही जीन क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और जो नई सेल बनती है उसी के अंदर ये जीन होते हैं, और मदर और फादर के जो लक्षण होते हैं इसी जीन के माध्यम से क्या होता है, बच्चे के अंदर दिखाई देता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जीन को, ये अनुवांशिकता का क्या है, इकाई है। अनुवांशिकता का मतलब अनुवांशिक लक्षणों की क्या है, एक प्रकार की इकाई है, या फिर कह सकते हैं डीएनए जो है ये भी आपका अनुवांशिकी का, या फिर कह सकते हैं अनुवांशिक लक्षणों की क्या है, एक प्रकार की इकाई होती है। आगे क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजें बताना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से। वो क्या होता है, एक होता है आपका गुणित और दूसरा होता है कह सकता हूं द्विगुणित। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आपने सुना होगा यहाँ पे क्या, ऐसे इसको इरेज करके बताता हूं। आपने सुना होगा कि किसी भी जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। 46 हमारा कह सकते हैं कि गुणसूत्र होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, उसी चीज को देखिएगा ध्यान से। क्या होता है कि जैसे एक यहाँ पे आपका क्या पाया जाए, आपका कह सकता हूं कि न्यूक्लियस, या फिर मान लीजिए, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा कि जैसे एक कोई सेल होती है, सेल के अंदर होगा क्या, यहाँ पे ये सेल है, और मैंने आपको जो वहां पे गुणसूत्र बताया किस प्रकार से ये जो लिपटी हुई संरचना है यही आपका गुणसूत्र है। और क्या हो, इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक गुणसूत्र, यहाँ पे इसी के साथ दूसरा गुणसूत्र, सेम इसी तरीके से और सेम इसी के, तो ऐसे क्या हो 23 जोड़े आपके गुणसूत्र पाए जाए। तो 23 जोड़े का मतलब आपका टोटल कितना हुआ, 46। तो इसको हम लोग कहते हैं 46 है, और ये किस में पाया जा रहा है, ये एक दूसरे के साथ पेयर में पाया जा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विगुणित। जैसे कि यहाँ पे डिप्लॉयड मैंने यहाँ पे बताया, इसमें क्या होता है कि आपका जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर्स में होते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें क्या होता है, एक पेयर जो होता है पेरेंट्स का और दूसरा पेयर जो होता है वो मदर का होता है। यहाँ पे सेम ये पेरेंट्स का, ये आपका मदर का, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुणित। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि हर एक जो सेल होती है, यानी कि मानव के अंदर जो कोशिका होती है, मानव के अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका होती है, उसके अंदर कितने पाए जाएंगे, 46, और पेयर में कितने मिलेंगे, 23। लेकिन मेल के अंदर एक ऐसी भी सेल होती है जिसके अंदर केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो क्या है, वो मेल का, आपने सुना होगा कि मेल के पास एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसको हम लोग स्पर्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, शुक्राणु के नाम से जानते हैं। आपने इस चीज के बारे में सुना होगा कि मेल के अंदर क्या पाया जाता है मेल के अंदर आपका कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि कह सकते हैं जनन कोशिका पाई जाती है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, उसको हम शुक्राणु कहते हैं। तो याद रखना है कि शुक्राणु के अंदर आपका 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे, और फीमेल के ओवम के अंदर, यानी कि जो उनका रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसके अंदर भी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जब एक दूसरे के साथ वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं तो होता क्या है, दोनों मिल करके टोटल 46 हो जाते हैं। तो किस प्रकार से जो उनकी संतान होंगी उनकी सेल के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, तो टोटल आपका 46, यानी कि मानव के अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएंगी उनके अंदर कितनी गुणसूत्र, कितने क्रोमोसोम, 46। और अगर बात करें उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल होगा उसमें आपका टोटल कितना, 23 होते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे क्या लिखा है, द्विगुणित कितने होते हैं सर, मानव की जितनी भी सेल है सबको, लेकिन यहाँ पे गुणित का मतलब केवल सिंगल सिंगल, और ये कितने पाए जाएंगे, टोटल 23। तो बोला सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, यहाँ पे 23 ये पाए जाएंगे। और ये किसके अंदर, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दें कि निम्न में से क्या मानव के शरीर में सारे द्विगुणित कह सकता हूं कि क्रोमोसोम पाए जाएंगे, या फिर कुछ इस तरीके से कि द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाएंगी, तो हाँ
सारी होती हैं, केवल 2 को छोड़ के, एक स्पर्म और दूसरा ओवम को। यानी कि जो हमारे गैमेट सेल होते हैं उनके अंदर 23rd क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि और बाकी सारी सेल्स के अंदर आपका 46 होता है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपका जीन प्रारूप और दूसरा है क्या, फिनोटाइप, यानी कि दृश्य प्रारूप। इनको हम क्या कहते हैं, आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप को हमें समझाइए। अब एक चीज याद रखिए, जैसे मैंने क्या बताया कि मेल के अंदर का जो रिप्रोडक्टिव सेल होगा वो क्या होगा 23, और फीमेल के अंदर के रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स। अब एक चीज हो सकता है कि मेल की जो हाइट है वो काफी ज्यादा लंबी है, यानी कि उसके अंदर जो गैमेट्स के अंदर जो उसका गुणसूत्र हो उसके अंदर, यानी जो जीन है उसके अंदर लंबापन का गुण होता है। फीमेल के अंदर क्या हो, फीमेल छोटी हो, यानी कि उसके अंदर उसके गुणसूत्र के अंदर छोटेपन या फिर कह सकता हूं बौनेपन का क्या हो, गुण हो। और जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो जो उनसे होने वाली संतान होगी उसकी हाइट आपको लंबी ही दिखे। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल का जो आपका कह सकता हूं कि रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट होता है, वो पूरी तरीके से उस पर दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता है उसी को हम लोग कहते हैं दृश्य प्रारूप, और जो उसके अंदर जो बौनापन था यानी कि जो हमें दिखाई नहीं दिया वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे जीन प्रारूप। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है, आइए इस चीज को हम समझा देते हैं। जीन प्रारूप में क्या बोला, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना किस प्रकार की है। क्या लिखा है यहाँ पे कि अनुवांशिक संरचना किस प्रकार होती है, इसे जीन प्रारूप शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जीन प्रारूप हमें क्या होते हैं, दिखते नहीं है। मैंने बताया कि संतान के अंदर मदर की जो बौनेपन वाली जो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो हमें अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो वो हो गया आपका जीन प्रारूप। और दृश्य प्रारूप में क्या बोला कि किसी जीव के गुणों की वाय अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, इसे क्या कहते हैं, दृश्य प्रारूप। और जैसे ये हमें यहाँ पे दिखता है, क्या हो सकता है, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, कह सकते हैं कि लंबाई हो सकती है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ये आपको दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे क्या है, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है, जैसे कि लिखा गया है, एक बार देखिए फिर मैं समझा रहा। बोला कि जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों एलील समान होते हैं। अब आपको एलील क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, यहाँ पे मेल का मैं बताया कि ये मेल का क्या है, क्रोमोसोम्स है, ये फीमेल का क्रोमोसोम है। तो इसी में से ये जो सिंगल है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एलील, और ये डबल हो गया। तो यहाँ पे अगर दोनों के अंदर के ये जो क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए क्रोमोसोम्स के अंदर ये होगा कि आंखें कैसी होंगी। अगर जिस क्रोमोसोम, मान लीजिए कि मदर की आंखें काली है और फादर की भी आंखें काली है, तो दोनों का क्या हुआ, जीन एक दूसरे से मैच कर रहा, तो इसी को हम लोग कहेंगे समयुग्मजी। और नहीं मैच कर रहा, मतलब फादर की काली हो गई और मदर की किसी और कलर की हो गई, तो उसको हम लोग कहेंगे विषमयुग्मजी। तो एलील क्या है, ये जो आपको सिंगल सा यहाँ पे दिख रहा क्रोमोसोम, ये हो गया आपका एलील। और समयुग्मजी का मतलब दोनों ये मैच करे, और विषमयुग्मजी का मतलब ये मैच आपका नहीं करे। तो वही चीज आपका यहाँ पे लिखा गया है, समझा देता हूँ। बोला कि जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों एलील क्या हो, समान हो, मतलब कोई अगर संतान है उसके अंदर के जीन को निकाला जाए और उसके अंदर के जो क्रोमोसोम्स है, मतलब मदर वाला और फादर वाला दोनों सेम हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एलील कैसे है, समान है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समयुग्मजी। और ये अभी टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी अभी मैं इसको समझाता हूँ। और विषमयुग्मजी किसे कहते हैं, जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों युग्म विकल्पी भिन्न होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विषमयुग्मजी कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। जैसे होता क्या है, मान लीजिए एक क्या है, मैं पौधा ले लेता हूं, या फिर मान लीजिए एक कोई जीव होता है, और जीव के अंदर मान लीजिए कि जो मदर है उसका जो क्रोमोसोम है उसके अंदर भी लंबाई पना का गुण है, यानी कि उसके जो जीन पे है लंबे पने का गुण है, और फादर के अंदर भी लंबे पने का गुण है। तो वो जो बच्चा होगा या फिर कह सकते हैं जो नया पौधा जन्म लेगा उसके अंदर कैसा होगा वो बच्चा, वो होगा आपका
शुद्ध लंबा, यानी कि माता भी लंबी थी, पिता भी लंबा था, तो दोनों के गुणसूत्र भी लंबे थे, तो उनसे मिलने वाली जो संतान हुई उसको हम लोग कहेंगे शुद्ध लंबा। और आपको पता है कि इंग्लिश में इसको हम टॉल कहते हैं, तो इसको हमने डबल टी से क्यों दिखाया, क्योंकि पहला वाला टी पेरेंट्स को दिखा, मतलब फादर को दिखा रहा, फादर के क्रोमोसोम को, फादर के एलील को, और दूसरा वाला टी मदर के। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और होता है, उसको हम बोलते हैं शुद्ध बौना, यानी यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक टी पहला वाला फादर का एलील है और दूसरा वाला मदर का एलील है, इसको हम कहेंगे शुद्ध बौना। और अगर किसी के अंदर क्या हो, फादर का आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि लंबेपन वाला जीन हो, और मदर के अंदर यहाँ पे कह सकता हूँ कि छोटा यानी बौना, तो उसको हम लोग संकर लंबा के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो समयुग्मजी में क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल टी, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अगर फादर का एलील और मदर का एलील मैच करेगा तो उसको समयुग्मजी भी कहेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल टी से दिखा देंगे। अगर वो शुद्ध बौना भी हुए, यानी कि फादर भी छोटा और मदर भी छोटा, तो उनके अंदर के जो एलील वो भी छोटे होंगे और एक दूसरे के साथ युग्म में रहेंगे, तो उसको हम लोग स्मॉल टी से लिख देते हैं। और अगर ये अलग अलग हुए तो यहाँ पे हम इसको संकर लंबा के नाम से जान जाते हैं, यानी कि बच्चा कैसा लंबा होगा, और इसके आने वाली अगली पीढ़ी को अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कैसा होगा। यहाँ पे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में पूछता है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे मेंडल का एकल संकरण नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल लगभग पूछा जाता है, तो इसको एक बार समझ लीजिएगा। होता क्या है एकल संकरण में, हम कोई ऐसा पौधा लेंगे जो क्या हो, शुद्ध लंबा हो, या फिर कह सकता हूं कि शुद्ध बौना हो, फिर उनका हम क्या करेंगे, संकरण कराएंगे। संकरण का मतलब जिस प्रकार से मेल फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, कह सकते हैं कि संकरण, उसी नाम को हम लोग यहाँ पे संकरण कहते हैं। तो वो क्या करेंगे, हम उनको कराएंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें होगा क्या। तो क्या पहले लिखा हुआ जो है उसको हम समझ लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे हम करके दिखा देंगे कैसे होता है। बोला कि एकल संकर संकरण, जब एक ही लक्षण का मतलब या तो शुद्ध लंबा या तो शुद्ध बौना, इसमें एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके भिन्न युग्म विकल्पी वाले पौधों को हम संकरण कराएं। भिन्न युग्म विकल्पी का मतलब आप उसमें शुद्ध लंबा पौधा ले लीजिए और शुद्ध बौना पौधा, और क्या करिए, इसमें एकल संकरण कराइए। यानी जब आप इसको संकरण कराओगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एकल संकरण। जैसे पौधे की लंबाई को ध्यान में रख करके एक क्या करें, लंबे पौधे और दूसरा क्या, बौने पौधे के बीच संकरण कराइए। केवल यहाँ पे आप यहाँ पे लंबे और बौने ही नहीं, बल्कि आप यहाँ पे गोल बीज वाला भी पौधा ले सकते हो, और आप झुर्रीदार वाला भी पौधा ले सकते हो, उनके बीच भी आप संकरण करा सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो केवल लंबा हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, मैं यहाँ पे करा के दिखाता हूं। जैसे मैं एक शुद्ध लंबा पौधा लूंगा, तो उसके अंदर पहला एलील पेरेंट्स का, दूसरा मदर का, सेम इसी तरीके से बौना लूंगा, तो होगा क्या, ये जो पहला वाला कैपिटल टी है ये जाएगा इस स्मॉल टी के पास पहले वाले, फिर दूसरा वाला जो है वो क्या करेगा, इसके साथ संकरण करेगा, दूसरा वाला कैपिटल टी पहले वाले स्मॉल टी के साथ संकरण करेगा, और दूसरा वाला कैपिटल टी वो भी स्मॉल टी के साथ संकरण करेगा। तो बनेगा क्या, पहले बनेगा टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि सारे एक ही जैसे बनेंगे। और पीछे ही मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जब कैपिटल टी स्मॉल टी मिले तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संकर लंबा। और याद रखिएगा कि जब पेरेंट्स से मिलके ये हो गया, क्या मान लीजिए पेरेंट्स, ये क्या हुई हमारे मतलब ये फादर हुआ है मदर, जब इनका हमने एक दूसरे के साथ संकरण कराया तो हमने देखा कि जो बच्चे प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए। तो यहाँ पे मेंडल जी को ये समझ में आया कि जब पहली पीढ़ी होती है उसमें जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं और जो मदर मतलब फादर के जो लक्षण होंगे और मदर के जो लक्षण होंगे, उसमें अगर फादर क्या है लंबापन है तो वो सारे बच्चों में यहाँ पे दिखाई देने को मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ पे देखा, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे फिर से पहली पीढ़ी के दो बच्चों को उठाया, यानी कि दो संतानों को उठाया, मतलब कि 1 साल के बाद जब वो पौधे फिर से आगे बढ़े तो दोनों को यानी कि पहली पीढ़ी की 2 लोगों को उठाया और उनके बीच फिर से संकरण कराया। और फिर उन्होंने क्या देखा
वो आगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हैं। जैसे क्या है यहाँ पे, शंकर लंबा, शंकर लंबा, शंकर लंबा, शंकर लंबा। ये मतलब कि पहला पेरेंट्स का गया है और दूसरा ये मदर का। मतलब इसके अंदर क्या होगा, लंबेपन का गुण हमें दिखाई देगा। मैंने अभी बताया कि प्रभावी कह सकते हैं गुण जो होता है वो हमें दिखाई देता है। जो डोमिनेंट वाला बताया वही क्या है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा। मतलब कि फादर यहाँ पे लंबापन था तो वो यहाँ पे हमें क्या हो रहा, दिखाई दे रहा। और तो क्या लिखा हूं कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे लंबे हैं, तब पौधे का लंबापन कैसा है, प्रभावी गुण है, जबकि बौनापन कैसा है, अप्रभावी, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी, क्या, जीन प्रारूप हमें दिखाई नहीं देता है। यानी कि जो बौनापन था पहली पीढ़ी में वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट उसके अंदर वो बौनापन है। और दूसरा क्या है कि जो दृश्य प्रारूप यानी कि प्रभावी जो कह सकता हूं कि लक्षण है वो हमें दिखाई दे रहा। यानी कि हमें दृश्य प्रारूप यहाँ पे क्या दिख रहा कि वो जो पौधे हो रहे हैं वो काफी लंबे हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मेंडल जी ने क्या किया कि इनके बाद इसी ये जो पहली पीढ़ी बन गई इसी के अंदर दो लोगों को उठाते हैं और एक दूसरे के साथ क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। ये कैसे हुआ मैं एक बात बताता हूँ। पहले ये पहला वाला टी उठाएंगे, दोनों के साथ संकरण कराया तो 2 बन गया। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को उठा के दोनों के साथ कराया तो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को उठा लेंगे और उनका एक दूसरे के साथ क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। कैसे, यहाँ पे देखिएगा। तो इससे बाद क्या होगा, जो दूसरा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये उनकी तो दूसरी पीढ़ी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उनका एक दूसरे के साथ संकरण कराते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, शुद्ध संकर, ये भी शुद्ध संकर। जब हम इसको क्या करेंगे, संकरण लंबा, तो इनका जब हम क्या करेंगे, संकरण कराएंगे तो यहाँ पे जो पहला वाला टी है इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर इसी को उठा करके हम इस दूसरे वाले के साथ करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर यहाँ पे स्मॉल टी को उठा के इनके साथ कराएंगे तो टी, कैपिटल टी। और कैपिटल टी को हम याद रखिएगा कि पहले लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी को। तो अब आप यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो दूसरी पीढ़ी में जो बच्चे हुए उसमें एक क्या हुआ, शुद्ध लंबा, एक क्या हुआ, शुद्ध बौना, और 2 कैसे हुए, शुद्ध संकर लंबा। यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, ये पीछे मैंने बताया कि जब कैपिटल टी तो शुद्ध लंबा, स्मॉल टी शुद्ध बौना, और संकर लंबा कैसे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दूसरी पीढ़ी में एक हमें शुद्ध संकर लंबा, शुद्ध लंबा मिल रहा है, एक शुद्ध बौना, और दूसरा हमें 2 ठो क्या मिल रहा है, संकर लंबा मिल रहा है। तो यही चीज आपको यहाँ पे आगे दिख रही होगी कि दृश्य प्रारूप में क्या हुआ पहली पीढ़ी दृश्य प्रारूप में क्या हुआ, हमें यहाँ दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या दिखा कि यहाँ पे लंबे कितने हैं, लंबे आपको यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे वही हुआ कि दूसरी पीढ़ी में दृश्य प्रारूप यानी जो हमें दिख रहा है 3 लंबे हुए, 1 छोटे। और जीन प्रारूप में मतलब जो हमें यहाँ पे दिखाई दिया वो कैसा हो गया, शुद्ध लंबा हमें 1 मिला, संकर लंबा हमें यहाँ 2 मिला, और बौना हमें यहाँ पे 1 मिला। वही चीज है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि एक संकरण में F2 पीढ़ी में शुद्ध व संकर लक्षणों, मतलब शुद्ध व संकर पादपों के लक्षणों का अनुपात बताइए। इसका आंसर ये 4 ऑप्शन है, मैं बता दे रहा कि इसका आंसर सी हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा। यहाँ पे बात की है शुद्ध की, तो आपने देखा कि कितने, एक शुद्ध लंबा था, एक शुद्ध बौना था तो वो शुद्ध ही, उसको अलग अलग तो कैटेगराइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या, एक शुद्ध लंबा और एक छोटा, तो यानी कि शुद्ध कितने हो गए सर, 2, और शंकर कितने हो गए, वो भी आपको दूसरी पीढ़ी में 2 दिख रहे होंगे, 2:2। जब आप इसको कट करोगे तो 1:1 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद निष्कर्ष इससे क्या निकला, यानी कि एकल संकरण में सबसे पहले मेंडल जी को क्या करना है, हमें सिंपल से जब हमसे क्वेश्चन में पूछेगा तो हमें यहाँ पे केवल ये डेफिनेशन लिख के शुद्ध लंबा बौना दिखा करके इस तरीके से लिख देना पड़ेगा। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हैं, अतः पौधे का लंबापन प्रभावी है, लंबापन हमें दिखाई दे रहा, बौनापन अप्रभावी है। और क्या करेंगे, आप इसको इसको दिखा दीजिए कि जो दूसरी पीढ़ी होती है इसमें से हम 2 को जब उठा के करवाते हैं तो कुछ इस तरीके से 4 होते हैं, जिसमें एक शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना और 2 ठो संकर लंबा हो जाता है। आप यहाँ पे इस चीज को दिखा सकते हो और उसके बाद क्या होगा, ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर लक्षण पूछेगा और इसका निष्कर्ष पूछेगा तो आप ये भी बता दो क्या
निष्कर्ष उससे क्या मेंडल जी को मिला? मेंडल जी ने बताया कि एक मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे को लेकर के संकरण कराया, तो क्या उन्होंने पाया कि शुद्ध लंबे, यहाँ पे ये आपका टी टी तथा शुद्ध बौने टी टी, स्मॉल टी पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे प्राप्त होते हैं। आप वो जो मैं संकरण करा रहा, अगर उसको नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप कर सकते हो तो उसको कर दीजिएगा। इसके बाद फिर क्या बोला, पहले कराया, फिर जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया तो F2 में लंबे व बौने पौधे दोनों हमें प्राप्त हुए। लक्षण प्रारूप अनुपात कितने थे, यानी कि जो हमें लक्षण दिखे वो 3:1 हो गया। दूसरा जीन प्रारूप कितने हो, 1:2:1, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरीके पूछेगा कि लक्षण प्रारूप का अनुपात या फिनोटाइप का अनुपात कितना है, तो आप 3:1, जीनोटाइप का पूछेगा तो आपको वहां पे 1:2:1 बताना पड़ेगा। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे मैं आपको कल सारी चीजों को और एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंतर्गत मैं द्विसंकरण द्विसंकर संकरण को मैं वहां पे बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें समझ में नहीं आता है। बाकी सारी लिमिटेड चीजें हैं जो हमसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको अच्छी से जो भी यहाँ पे लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है सबको समझ में आ जाए, सारे लोग अपने एग्जाम में बेटर करें। धन्यवाद।